चलिए एक बहुत बड़ी चर्चा आप सभी के साथ, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं यूपीएससी में यूपीएससी का पेपर, मेंस का पेपर स्टार्ट हो चुका है और जो पेपर आया है इस बार वाकई में ऐसा लग रहा है कि ये पेपर किताबों से था या ख्वाबों ख्यालों से था। तो कल्पनात्मक पेपर रहा, बहुत ही रोचक पेपर रहा और यूपीएससी ने ये बता दिया कि हमें एक ऐसा सिविल सर्वेंट चाहिए जिसका माइंड कॉन्सेप्ट, आईक्यू लेवल ब्रॉड हो, वो चीज़ों को समझ सके, वो मानवीय जीवन को और यथार्थवादी जीवन को और संसार में हो रहे बदलाव को कैसे कैसे उसके बीच का सामंजस्य बनाना है, इस पे अपने विचार रख सके। तो एक ऐसा सिविल सर्वेंट चाहिए। बहुत बड़ा बदलाव है, पेपर पूरी तरीके से एक नए ट्रेंड पे जा रहा है। अब वो ट्रेडिशनल ज्ञान, ट्रेडिशनल अध्ययन बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी आवश्यकता सिर्फ समझ पैदा करने के लिए है, लेकिन सेलेक्ट होने के लिए आपका बुद्धिमान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ही लिखेंगे और अपने ही विचार लिखेंगे। दोस्तों, हम लोग सीधे मुद्दे पे आते हैं और आज का निबंध पेपर, जो यूपीएससी में निबंध का पेपर हुआ है, अगर हम लोग उसके विश्लेषण पे चले तो देखें कि निबंध का पेपर बिल्कुल बहुत ही अलग आया है। शायद स्क्रीन पे आपको वो क्वेश्चन सीधे सीधे स्पष्ट तो नहीं दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा एक निबंध को पढ़ने की और बताने की कि निबंध आखिर कैसा आया है। दोस्तों, अगर आप देखें तो इस बार का जो निबंध आया है, मतलब माइंड ब्लोइंग निबंध रहा। अब मैं आपसे क्या बताऊं कि वाकई में मेरा सब्जेक्ट फिलॉसफी रहा है और दूसरा इतिहास रहा है, तो मुझे इस निबंध को समझने में ज़्यादा समस्या नहीं हुई। लेकिन अगर वैज्ञानिक विचारधारा का अगर कोई बच्चा है और कहा जाए अन्य विषयों से समतुल्यता करके अगर कोई निबंध लिखना चाहेगा, थोड़ा सा मुश्किल हुआ। उसके लिए चर्चा करके आपके सामने बताता हूँ कैसे। देखिए, प्रश्न पहला निबंध जो आया था वो निबंध था, चिंतन एक तरह का खेल है। चिंतन एक तरह का खेल है, यह तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक विरोधी पक्ष नहीं आ जाता। चिंतन, विचार की शुद्धता ही तभी आती है जब उस पे संवाद हो, संवाद कैसे होता है? संवाद तभी होता है जब पक्ष और विपक्ष बैठे हों। आप लोकतंत्र की प्रक्रिया में हैं, आप एक लोकतांत्रिक राज्य के अंतर्गत हैं, जहां लोकतांत्रिक राज्य के अंतर्गत या किसी भी तंत्र के अंतर्गत विपक्ष कमजोर होगा, वहां तानाशाही आ जाती है। विचारों में लोचशीलता, लचीलता कम हो जाती है, लचीलापन उसमें कम हो जाता है, मानवीय कल्याण के लिए वो विषय कम हो जाता है। तो दोस्तों, ये विषय बहुत ही प्रासंगिक है कि जब जब आप विचार करेंगे, देखें, विचार चिंतन एक तरह का खेल है, यह तब तक प्रारंभ नहीं होता जब तक विरोधी पक्ष नहीं आ जाता। आप चाहे आप बाजार को देख लीजिए, बाजार को, आप कोई व्यापार कर रहे हो, ठीक है, तो जब तक आपका प्रतियोगी नहीं आ जाता तब तक आप में उतनी तेजी नहीं आती। आप कोई प्रयास कर रहे हो, आप तो कंपटीशन के छात्र हैं, अगर आपका प्रतियोगी आपसे आपको ज़्यादा कड़ी टक्कर देने वाला नहीं आता, तो आपके अंदर भी ऐसा लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो बेटर है। तो दोस्तों, चिंतन की प्रक्रिया हमेशा हमें उत्साहित करती है, हमेशा हमें नए डायमेंशन की तलाश की ओर ले जाती है। तो ब्यूरोक्रेट्स के सामने बहुत सारी चुनौतियाँ होती हैं और जब उन चुनौतियों में से कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है जिस पे एक ब्यूरोक्रेट्स को अपना पर्याय देना होता है, उस पर एक समाधान देना होता है, तो वहाँ कभी न कभी क्रॉस क्वेश्चन से गुजरना पड़ता है और जितने ही प्रश्न होते हैं वो सारे प्रश्न कहीं न कहीं नए समाधान की ओर ले जाने की कोशिश करते हैं। क्षमा करिए, कोशिश करते हैं। तो इस आधार पे मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि ये जो लिखना था सारे डायमेंशन में, आपको सिर्फ ऐसा नहीं कि ब्यूरोक्रेट्स के रूप में आप इसको, जैसे आप एक प्लेयर है, मान के चलिए आप कोई खेल खेल रहे हैं, आप खेल को ही पकड़ लीजिए, एक खेल है। अगर कोई प्लेयर है, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आपके सामने कौन प्ले कर रहा है। अब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो एक अलग उत्साह आ जाता है, लेकिन अगर इंडिया केन्या का मैच हो, इंडिया बांग्लादेश का मैच हो, या इंडिया और किसी कमजोर टीम के साथ सामना कर रही हो, तो हमारे चिंतन में आता है कोई बात नहीं, स्कोर है और ये अच्छा प्लेयर्स हैं, ये इनका स्कोर कर ही जाएंगे। लेकिन जब हमारे सामने प्रतिस्पर्धी बड़ा होता है
कोई भी खेल हो, चाहे वह प्रतियोगिता में पढ़ाई का खेल हो, क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, या बाजारीकरण के रूप में हम कोई व्यापार कर रहे हों, इन सभी में प्रतिस्पर्धा जो होती है बहुत मायने रखती है। तो चिंतन तभी मजबूती धारण करता है जब उसका कोई ना कोई विरोधी पक्ष होता है। तो आप इसको बहुत डायमेंशन में लिख सकते थे, है ना, इतिहास से लेकर वर्तमान तक इसके कई डायमेंशन पे आप इसको सोच सकते थे। वहीं आप देखिए दूसरा निबंध क्या है, दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क का परस्पर मेल होता है। कोई भी सिंपल सा, देखिए कितना शानदार प्रश्न पूछा गया है। आप डिसीजन मेकर हैं, आप डीएम बनने जा रहे हैं, आपके सामने तो एथिक्स में केस स्टडी का भी आप सभी सॉल्व करेंगे, बिल्कुल इसे केस स्टडी के रूप में लीजिए। जब भी कोई निर्णय आपको लेना होता है तो निर्णय तत्काल लिया गया निर्णय कितना सही होता है, इसके मूल्यांकन के बारे में हम लोग सुनते आ रहे हैं, बचपन से समझते आ रहे हैं। ठीक है, कि चिंतन करिए तभी जाकर के किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करिए। यहाँ वही बात लिखा गया है कि दूरदर्शी निर्णय तभी लिए जाते हैं जब अंतर्ज्ञान और तर्क, है ना, लॉजिक और कहा जाता है, देखिए यहाँ पे लॉजिक और इंट्यूशन ये दोनों एक साथ हो जाते हैं। तब इंट्यूशन का मतलब होता है जब आपकी अंतरात्मा ये कह रही हो कि ये काम हमें करना चाहिए, और ऊपर से लॉजिक भी ये कह रहा हो कि ये काम अपनी सफलता की ओर जा सकता है। वो चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों न हो, हम प्रतियोगिता में तैयारी करने निकलते हैं और हमारी अंतरात्मा की आवाज़ कह रही है कि हम तैयारी नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, 3 इडियट्स की मूवी। 3 इडियट्स आपने देखा होगा ना, तो उसमें 3 कैरेक्टर होते हैं और तीनों कैरेक्टर कुछ अलग करना चाहते हैं, लेकिन कुछ अलग जगह होते हैं। अब वो होते तो अलग जगह हैं, वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन कोई फोटोग्राफर बनना चाहता है, कोई राइटर बनना चाहता है, कोई कुछ अलग इनोवेशन करना चाहता है। ठीक है, तो अंतिम में एक निष्कर्ष आता है कि आप कोई भी एजुकेशन ले लें, लेकिन अपना बेस्ट वहीं कर पाएंगे जहां आपका इंट्यूशन होगा। क्योंकि डेकार्ट बहुत बड़ा फिलोसफर है, वो कहते हैं कि जब मन और शरीर के बीच में द्वैत होता है तो वो द्वैत क्या करता है कि आपको कोई भी बड़ा काम करने से रोक देता है। मन और शरीर के बीच में जब हम एकाग्रता होती है, एक होते हैं, तो वहाँ ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जैसे कहीं आप बैठे हों और आपका मन कहीं बाहर भ्रमण कर रहा हो, तो क्या ऐसी स्थिति में ज्ञान हो सकता है? इम्पॉसिबल। ठीक है, तो आपका एकाग्र होना बहुत जरूरी है, तभी आप दूरदर्शी निर्णय ले पाएंगे। दूसरा निबंध है, देखिए सभी भटकते, अगला क्या है, सभी भटकने वाले गुम नहीं होते। प्रतियोगिता में ऐसे निबंध अगर आ जाए तो मनोबल बढ़ाता है ना, मनोबल बढ़ाता है। कुछ लोगों के प्रथम प्रयास होंगे, कुछ लोग के अंतिम होंगे, कुछ मध्य में होंगे कि चौथा प्रयास है, सफलता नहीं मिली है। आप अपने को ही कहानी का एक पात्र बना के इस निबंध की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कि आपने बहुत सालों पहले सोचा कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, लेकिन फिर आप दर कहीं कोचिंग, कहीं ट्यूशन, कहीं टेस्ट पेपर, कहीं कुछ के चक्कर में आप भटकते रहे और आपको कहीं निष्कर्ष नहीं निकला, और निष्कर्ष न निकलने के बाद भी आप प्रयासरत हैं और आप अपनी सफलता के लिए प्रेरित हैं। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग, जैसे अब्दुल कलाम की ही कहानी आप देख लिए, एरोनॉटिक्स में आप जाना चाहते थे, वो एक अलग दुनिया बनाना चाहते थे, दूसरी दुनिया में चले, दूसरी दुनिया में हो गए। अब देखिए आप अपने पूर्व राष्ट्रपति के बारे में बात करें, कोविंद साहब के बारे में, तो वो IAS बनना चाहते थे, राष्ट्रपति बन गए। ठीक है, कोई व्यक्ति संगीतकार बनना चाहता है ना, कुछ और बन जाता है। तो अब आप देखेंगे कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब हम जब अपनी दुनिया में, ज्ञान की दुनिया में अपना समय दे रहे होते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि जो हम बनना चाहते हैं वो बन जाएं। कभी कभी हम बन जाते हैं, अधिकतर लोगों का सपना साकार हो जाता है, लेकिन जिन लोगों का सपना साकार नहीं होता है वो लोग भी कहीं ना कहीं, अगर वो मन के उत्साहित व्यक्ति हैं, निश्चय करने वाले व्यक्ति हैं, उनके अंदर प्रणबद्धता है, तो वो अलग तरीके से इतिहास लिख देते हैं। इतिहास में बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे हैं, ऐसा बहुत कम कैरेक्टर हैं जिन्होंने जो सोचा वो पाया। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर आपको मिल जाएंगे कि हम चाहते कुछ और थे, हो गए कुछ और, लेकिन हम शीर्ष पर रहे क्योंकि हमने सोचा, समझा, चाहा कुछ बड़ा। तो आप भी अपने निर्णय को अगर ले चुके हैं यूपीएससी में, तो मैं आप सभी के साथ मयंक द्विवेदी जुड़ा हुआ हूं, हर पहलू पे आपके साथ।
जैसे निबंध को आपके सामने सरल कर दे रहा हूँ, उसी तरीके से अगर आप सभी लगातार प्रयास करते रहेंगे तो मेंस होगा बहुत सरल, क्योंकि मेंस हो गया है पूर्णतः कल्पनात्मक। जब आपके पास IQ लेवल अच्छा होगा, विचार की पद्धति आपकी अच्छी होगी, तो मेंस लिख पाएंगे आप बेटर। लिखना अभ्यास करना बहुत आवश्यक है, अब तभी होगा जब आपका लेखन बेहतर होगा। अगला निबंध क्या कहता है? रचनात्मकता की प्रेरणा लौकिकता में चमत्कार ढूंढने के प्रयास से उपजती है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये कह रहा है कि रचनात्मकता की प्रेरणा लौकिकता में चमत्कार ढूंढने से उपजती है। आप देख सकते हैं चंद्रयान 3 तक अगर हम सफ़र करें वर्तमान में, तो ये निबंध हमारा वाकई में कहा जाए तो कभी कभी हम सोचते हैं कि संसार में ऐसा होता तो क्या होता, वैसा होता तो क्या होता, अगर हम ये करते तो क्या परिणाम निकलता, अगर हम वो करते तो क्या परिणाम निकलता। तो इस चक्कर में आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी बात है, एडिशन का एग्जाम्पल आप ले सकते थे। कहा जाता था कि लगभग 900 प्रयोग असफल हो जाने के बाद उसने एक बल्ब की खोज कर दी। देखिए, रचनात्मकता की प्रेरणा लौकिकता में चमत्कार ढूंढने के प्रयास से मिलती है। आप इसको लिख सकते हैं, किसी भी चमत्कार की खोज जो आज हमारे लिए वरदान साबित हुई है, वो प्रथम चरण में किया गया प्रयोग ही तो था, जो आज रचनात्मकता का रूप धारण कर ले रहा है। दोस्तों, इस पर गहन चर्चा करेंगे, एक एक निबंध पर आपको हम बहुत एक पूरा व्याख्यान देंगे, एक एक निबंध पे आए हुए व्याख्यान देंगे। लगातार आप मेरे साथ बने रहिए इस चैनल पे, हम आपको निबंध की पूरी व्याख्या आपको देंगे। अभी निबंध का सिर्फ हम अर्थ समझा रहे हैं, क्योंकि एक एक निबंध पे काफ़ी समय लगेगा। देखिए, लड़कियां बंदिशों के तथा लड़के अपेक्षा के बोझ तले दबे हुए होते हैं। ठीक है, दोनों ही समान रूप से हानिकारक व्यवस्थाएं हैं। कितनी बड़ी बात कही गई है। ऐसी चीज़ें तो शायद आप अपने कैरेक्टर को लिख दीजिए, आप अपने कैरेक्टर को लिख दीजिए, शायद है निबंध पूरी तरीके से आपकी मनोभावना की बातें कह रहा होगा। लड़कियां अपनी तरीके से अपनी कहानी स्टोरी जनरेट कर सकती थी इस निबंध को लिखते समय, और लड़के अपनी तरीके से अपनी कहानी को लिख सकते हैं। देखिए, आप समझिए, लड़कियों की बंदिशों की बात क्या कही जाती है। अक्सर आपसे कहा जाता है आपको 8 बजे तक, अभी एक घोषणा हुई है कि जो कोचिंगें होंगी वो 8 बजे तक ही खुल सकती हैं, क्योंकि लड़कियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। ठीक है ना, लड़कियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बंदिश है ना कि आपको समय से बाहर निकलना है। दूसरी बंदिश, आपकी एक उम्र होती है, आप 25 साल के जैसे होते हैं, ठीक है, आपके ऊपर ऐसा दबाव आता है, सामाजिक दबाव आता है कि आपको ये काम कर लेना चाहिए। जितनी स्वतंत्रता वर्तमान में भारतीय समाज के बीच अगर हम लोग कहें, जो लड़कों को प्राप्त है, अभी भी लड़कियों को उसका 10% ही प्राप्त है। ठीक है, 10% ही प्राप्त है, और हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है प्रत्येक कदम पर उन्हें आगे ले आने के लिए। लेकिन सरकार के प्रयास से ज़्यादा प्रयास हमें और हमारे समाज को स्वयं आगे बढ़ कर के करना होगा, तभी ये समानता लागू हो सकती है। लेकिन कभी कभी हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे भारत देश के अंतर्गत एक बहुत बड़ी अपेक्षा का शिकार लड़के भी हैं। लड़के कैसे? नौकरी मिलेगी तो व्यवस्थाएं बनेंगी, नौकरी भी कैसी चाहिए? तो सरकारी चाहिए। ठीक है, नौकरी के पन में हमने परंपरागत विचारधाराओं को जमा के रखा है। आज पूरी भारत, अगर हम लोग देखें पूरी दुनिया के वैश्विक जगत में, अगर हम लोग देखें ऑनलाइन जगत में इस्तेमाल करने वाले, भारत में सबसे ज़्यादा इंटरप्रेन्योर है। ये एक बहुत मजबूत कदम भारत बढ़ा रहा है। भारत के लोग, भारत की जनता, युवा बढ़ रहे हैं। तो दबाव है कि घर चलाने का, परिवार चलाने का, एक नया संसार बसाने का, अपनी दुनिया में अपने नाम को, अपनी पहचान देने की, इस प्रतिस्पर्धा में शामिल होने के बाद दबाव तो आता ही है, दबाव तो बनता ही है। और मैं मानता हूं कि ठीक है, ये दबाव अगर हम सकारात्मकता में लें तो सही है, लेकिन जब दबाव हमारी अंतःमन से, हमारे इंट्यूशन से जुड़ जाता है, तो अपनी अपेक्षाओं पे खरा न उतरने के कारण आज हो रही आत्महत्याएं, जो आत्महत्याएं हो रही हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है डिप्रेशन। तो कहीं ना कहीं हमारा समाज जो होता है ना, अब एक स्लोगन आप ध्यान में रखिएगा कि जैसे हम कहते हैं ना कि क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। अगर आप इस बात को छोड़ दें कि दुनिया आपको दुनिया अपने नज़र से देख रही है, आप क्या हैं ये खुद जानते हैं, आपके अपने अंदर की ताकत को पहचानने की कोशिश करिए और लड़िए। इस संसार में लड़ने वाला विजेता हुआ है, नहीं तो वीरगति को प्राप्त हुआ है। आप आत्महत्या को तो मत प्राप्त होइए, उस निराशा को मत प्राप्त होइए, उस हताशा को मत प्राप्त होइए, जहां आपके जीवन का अंत हो जाता है चंद
उपलब्धियों न पाने के कारण समाज में कुछ लोग आपको आरोपित कर देते हैं, इस कारण आप आत्महत्या कर लेते हैं, इस कारण आप नकारात्मकता में चले जाते हैं, इस कारण आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। इतने कमजोर हैं आप, अदम्य साहस है आप, यू आर यूनिक इन द वर्ल्ड, आप पूरी दुनिया में विकल्प नहीं है। निबंध ये पूछने का प्रयास कर रहा है, यहां आपको समाधान लिखना है, सिर्फ नकारात्मक आंसर नहीं लिखना है। आपको नकारात्मक आंसर नहीं लिखना है, यहां समाधान भी लिखना है आपको कि इसके समाधान के लिए हमें क्या क्या प्रयास करना चाहिए। बृहद चर्चा करूंगा आपसे। अगला निबंध तो और रोचक है, गणित ज्ञान का संगीत है। गणित ज्ञान का संगीत है। ललित विस्तार का नाम आप लोगों ने सुना होगा। गणित लगाने वाला एक व्यक्ति जो होता है उसको बाहर की आवाज नहीं सुनाई देती। जब आपका कैलकुलेशन सॉल्व होने लगता है, तो अभी अगर आपने इंजीनियरिंग किया होगा, आपने 12वीं तक अगर मैथ लगाई होगी, तो जम के साउंड बजता रहे और आपकी कलम चलती रहती है। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन है। अगर आपको फार्मूला a + b का होल स्क्वायर अगर आपको पता है, a² + b² + 2ab, तो आपको इसको सॉल्व करने में मजा आता है, कैलकुलेशन करने में मजा आता है। देखिए यहाँ जो गणित कहा गया है ना, गणित और ज्ञान, यहाँ संगीत, ये 3 शब्द हैं, इनका अर्थ समझना पड़ेगा। देखिए गणित में क्या है, वैज्ञानिकता है, क्रमिकता है। ज्ञान किसे कहते हैं? व्यवस्थित संकल्पपूर्ण जीवन शैली को समझना, किसी विषय के गत हो या अपने जीवन के प्रति हो, इसे समझना और उसमें आनंद प्राप्त करना, यह संगीत है। आनंद प्राप्त करना यह संगीत है। अर्थात यहां कह रहा है कि मनुष्य जो है वह अपने जीवन को गणितीय पद्धति से जिए। देखिए अगर मैं कुछ भी करके इस कैलकुलेशन को चेंज करना चाहूं तो इस कैलकुलेशन का कोई मीनिंग निकलेगा? जी नहीं, कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। हम कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। अगर वही कैलकुलेशन हम लोग a² + b² कर दें, इसका कैलकुलेशन अलग हो जाएगा। हमें एक जैसा दिखाई दे रहा है लेकिन इसका कैलकुलेशन अलग हो जाएगा। तो गणित प्योर शुद्ध है एकदम। तो जो ज्ञान शुद्ध होता है वह हमें आनंदित करता है, हमें प्रफुल्लित करता है, हमारे अंदर प्रोत्साहन पैदा करता है। यह इस निबंध का सार है। यहाँ गणित का मतलब मैथमेटिक्स नहीं है ना। मैथमेटिक्स का सेंस आपको गणित से बहुत बड़ा विस्तार देने का नहीं था। आपको ये बताना है इस निबंध में, बोध शैली के आधार पर इस निबंध का पर्याय आपको ये देना था कि आखिर किस तरीके से मनुष्य जो होता है अपने जीवन को व्यवस्थित करके अपने ज्ञान को क्रमिक रूप से आगे बढ़े। जैसे हम देखते हैं अष्टांगिक मार्ग का निर्णय हुआ, मोक्ष प्राप्त करने की बात हो गई या ज्ञान प्राप्त करने की बात हो गई, तो कैसे भी करके किसी ने ज्ञान नहीं प्राप्त कर लिया। ज्ञान प्राप्त करने की एक अपनी परंपरा है, ज्ञान प्राप्त करने की अपनी एक कड़ी है, एक दूसरे से जुड़ी होती है, उसे आपको ध्यान में रखना होता है। बृहद चर्चा होगी आगे के श्रृंखला में। दोस्तों, जिस समाज में अधिक न्याय होता है उस समाज को दान की कम आवश्यकता होती है। देखिए ये तो सीधा सीधा एक कमेंट है ब्यूरोक्रेट्स पे। क्या कमेंट है? जब हम संतुष्ट होते हैं, जब हम कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, तो हम भ्रष्ट नहीं होते हैं, और जब हम भ्रष्ट नहीं होते हैं तो हम परम सुख में होते हैं, हम आनंदित होते हैं। क्यों? क्योंकि हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है। जो कर्मशील होते हैं, कर्तव्यशील होते हैं, वह कभी भी पराजित नहीं होते हैं, कभी भी असफल नहीं होते हैं, कभी भी लालची नहीं होते हैं। जो कर्तव्यशील होते हैं वह क्या होते हैं? वह आनंदित होते हैं। आज ध्यान रखिएगा, जिस समाज में न्याय स्थापित होता है, जो न्यायप्रियता को पर विश्वास करते हैं, वह क्या करते हैं? वह कभी भी दान की बातों पे, दान की चीज़ों पे विश्वास नहीं करते हैं। अर्थात लोभ, मोह, माया, क्रोध, व्यभिचार और नकारात्मक महत्वाकांक्षा से परे होते हैं, वह संतुष्ट होते हैं। बहुत सारे ऐसे साधु, संत, सन्यासी, राजनेता, न्यायाधीश, समाजसेवी लोगों को आपने देखा होगा जिन्हें अपने ही नाम की अपेक्षा, अपने ही नाम के विस्तार की अपेक्षा नहीं होता है। वो गुमनाम होकर के समाज की सेवा करना चाहते हैं।
और वो समाज अपने आप में इसी कारण महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उस समाज में ऐसे लोग विद्यमान होते हैं। क्योंकि जब समाज की बात आती है तो आपको ये बताना होगा कि समाज किससे मिलकर के बना होता है। समाज परिवार का एक समुच्चय है और परिवार कुछ लोगों के मिश्रण का एक समुच्चय है। तो इस बात को कहीं ना कहीं आपको कनेक्ट करते हुए आपको दिखाना होगा जो निबंध पूछा गया। अगला निबंध है, शिक्षा वह है जो विद्यालय में सीखी गई बातों को भूल जाने के बाद भी शेष रह जाती है। देखिए, अक्सर हम लोगों ने देखा होगा कि जब हम अपनी तैयारी शुरू करते हैं, जब हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, A+B का होल स्क्वायर, दिस, कैलकुलेशन, इंग्लिश, मैथ, साइंस, बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। लेकिन क्या आप उनका प्रयोग जीवन भर करते हैं? क्या जीवन भर आपकी परीक्षा चलती रहती है? आप लगातार बढ़ते रहते हैं और पीछे की चीज़ों को आप कैसे, कहाँ यूटिलाइजेशन होता है? आज अपने जीवन में आप किस मूल्यों को लेकर चल रहे होते हैं? दोस्तों, यहाँ कह रहा है, ये प्रश्न ये कह रहा है कि विषयगत ज्ञान एक सीमा तक हमारा ज्ञानार्जन करते हैं, हमारा विकास निर्धारित करते हैं, लेकिन उस विषयगत ज्ञान से परे जो मूल्यपरक ज्ञान है, जो उन्हीं विद्यालयों के केंद्र में हम सीखते हैं, उन्हीं विद्यालयों के केंद्र में हम लोग उनको जानने का प्रयास करते हैं, वो ज्ञान कभी भी हमें अदृश्य नहीं होने देते हैं। हमारे मूल्य, हमारे नैतिकताएं, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारी जीवन शैली, हमारे शिष्टाचार, ये हमसे कहाँ अलग हो जाते हैं? हमारी नैतिकता हमारे ज्ञान की उसे विषयगत प्रक्रिया से बढ़ी होती है, लेकिन वो किसी विषय का बोध नहीं कराती है, बल्कि हमारे अंतर्मन, हमारे अंतर्ज्ञान, हमारे व्यवहार में शामिल हो जाती है, जिससे हम एक नैतिक मनुष्य का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आपके साथ में निबंध की एक श्रृंखला, जिसमें मैंने आपसे चर्चा किया कि निबंध का जो वास्तविक सारांश है वो कैसे आपको जानना है। तो आप सभी आगे अभी भी मैं पेपर फर्स्ट, पेपर सेकेंड में ऐसे क्वेश्चंस को आपको विश्लेषित करूंगा, एनालिसिस करूंगा, जिससे आप ये समझ पाएँ कि पेपर एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है। तो ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए, जानने के लिए आप प्रण IAS ऑफिशियल चैनल को फॉलो करें। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगला हम एनालिसिस लेकर के आप सभी के सामने जल्दी ही उपस्थित हो रहे हैं, पेपर फर्स्ट। थैंक यू वेरी मच।